हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। हम लोग प्रीवियस क्लास में बेटा डिस्कस कर रहे थे सेक्शन फार्मूला एंड उस पर हमने कुछ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस किए थे सेक्शन फार्मूला के अंदर। तो आज हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। ओके, तो लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 फॉर टुडे सेशन। ये क्वेश्चन नंबर 6 है क्योंकि 5 तक हमने आपको कल ही करा दिया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बेटा? ये बोला गया है इफ 1,2 4, y x, 6 एंड 3, 5 आर दी वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। हमको क्या बोला गया बेटा? ये किसी पैरेललोग्राम का वर्टिसेस है, एक ऑर्डर में दे रखा है, मीन्स क्लॉकवाइज और मे बी इन एंटी क्लॉकवाइज में ऑर्डर में दे रखा है कोऑर्डिनेट। तो इसमें जो y और x की वैल्यू जो अननोन है वो हमको फाइंड आउट करना है। ओके, ये पैरेललोग्राम का कोऑर्डिनेट से हमने सबसे पहले क्या किया बेटा? एक पैरेललोग्राम बनाया। a का कोऑर्डिनेट 1,2, b का कोऑर्डिनेट 4, y, c का कोऑर्डिनेट x, 6 और d का कोऑर्डिनेट है 3, 5। एक बच्चा तो बेटा क्या करेगा, लेट से अगर उसको नहीं पता है जो हमने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, तो इसको करने का तरीका क्या करेगा? हम जानते हैं सर पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड का लेंथ क्या होता है? इक्वल। मीन्स बच्चा क्या यूज करेगा? ए बी इजकल टू बी डी, मॉडुलस ऑफ ए बी इजकल टू मॉडुलस ऑफ सी डी, ये यूज करेगा। तो यहां से ए बी इजकल टू सी डी करेगा तो एक्स वाई में एक रिलेशन ये आ जाएगा। एंड मॉडुलस ऑफ ए डी इजकल टू, हम जानते हैं अपोजिट साइड का लेंथ इक्वल होता है मॉडुलस ऑफ बी सी। तो यहां से भी एक्स वाई में सॉल्व करेगा तो एक रिलेशन आ जाएगा। इस दोनों रिलेशन को सॉल्व करने से, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। बट ये क्या है? लेंथी अप्रोच है। ओके, और आपको बेटा मैंने बताया था कि पैरेललोग्राम के अंदर, जब मैं आपको सेक्शन फार्मूला बता रहा था स्टार्टिंग में, डिस्टेंस फार्मूला के अंदर, डिस्टेंस फार्मूला के अंदर मैंने आपको बताया था कि पैरेललोग्राम में उसके डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है? एसी का जो मिड पॉइंट होगा वही डायगोनल बीडी का भी मिड पॉइंट होगा। तो उसी फंडामेंटल्स को हम यहाँ यूज करके इस क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हैं। We know that diagonals of a parallelogram bisect each other, so the coordinates of the midpoint of AC equal to AC diagonal का coordinates of the midpoint BD है ना। AC का जो कोऑर्डिनेट होगा और BD का जो कोऑर्डिनेट होगा मिड पॉइंट का, वो दोनों क्या करेगा? कोइंसाइड करेगा। तो बेटा मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम लोग AC के मिड पॉइंट का जो M है जो हमारा AC मिड पॉइंट, AC का मिड पॉइंट है M, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट फॉर्मूला से, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2/2, तो मीन्स 1 प्लस x/2, और y कोऑर्डिनेट क्या होता है? y1 प्लस y2/2, यानी कि 2 प्लस 6/2। तो ये तो क्या हो गया? मिड पॉइंट ऑफ AC। और ये AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट, दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा? सेम। वाई? बिकॉज इन पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो BD का डायगोनल क्या हो जाएगा? जो BD डायगोनल है वो भी M पे क्या हो रहा है? इंटरसेक्ट दोनों एक दूसरे को। तो BD में जो हमारे पास M है, ये मिड पॉइंट है BD का, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से क्या हो जाएगा? इसका M का x कोऑर्डिनेट 3 प्लस 4/2 एंड y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5 प्लस y/2। और ये दोनों कोऑर्डिनेट क्या है बेटा? आपस में इक्वल है। तो मैंने बताया था x कोऑर्डिनेट का इक्वल होगा और y कोऑर्डिनेट का इक्वल होगा। तो 1 प्लस x/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7/2। 2 से 2 गेट कैंसिल आउट, तो x क्या आ गया? 6। इसी तरह y कोऑर्डिनेट है यहाँ 2 प्लस 6/2 और यहाँ है y कोऑर्डिनेट 5 प्लस y/2। तो 2 प्लस 6 8 और 5 प्लस y यहाँ पे आ गया, तो y इक्वल टू क्या आ गया? 3। तो हमने इसको इजिली फाइंड आउट कर लिया बेटा विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट फॉर्मूला। और मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको पता है, अगर A पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, B पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है? x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। ये आपको पता है, मैं लिख नहीं रहा अभी। इसी सेम पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 7 है जो आपको खुद करना है। मैं क्वेश्चन एक बार जस्ट रीड कर देता हूं। इफ द पॉइंट्स A 6,1, B 8,2, C 9,4 एंड D P,3 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। तो अगेन हम क्या करेंगे? AC का मिड पॉइंट एंड BD का मिड पॉइंट दोनों क्या करेगा? कोइंसाइड करेगा। और क्योंकि कोइंसाइड करेगा और साथ ही साथ एक दूसरे को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज करके। तो आप प्रॉपर्टी यूज कर लोगे तो उससे आपके P की वैल्यू इजिली आ जाएगी। ओके, तो ये तो क्वेश्चंस थे। इसके बाद हम लोग आज बेटा डिस्कस करेंगे आगे ट्रायंगल में कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स होते हैं। ओके,
ट्रायंगल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलो, इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ ए ट्रायंगल और पॉइंट्स ऑफ ए ट्रायंगल बोलो। सेंट्रॉइड होता है जिसको कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, सरकम सेंटर ओ होता है जिसको ओ से डिनोट करते हैं, ऑर्थो सेंटर को एच से, इन सेंटर को आई से, एक्स सेंटर को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारे जितने भी सेंटर्स है ट्रायंगल के अंदर, ये क्या होता है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो ये सारे के सारे बेटा 11th पे पढ़ना है। लेकिन एनटीएससी के सिलेबस में सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर पे कभी कभी क्वेश्चन आया हुआ है, इवन सेंट्रॉइड तो 10th बोर्ड में भी है। तो सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा सेंट्रॉइड जी, उसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता क्या है बेटा, तो इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल में मीडियन जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं, मीडियन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं बेटा। किसी भी ट्रायंगल में मीडियन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। और यहां बात आती है सर कि मीडियन क्या होता है, तो बेटा अपोजिट वर्टेक्स से मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, मीडियन। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ट्रायंगल है एबीसी, ए बी और सी का कोऑर्डिनेट हमको पता है x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो ये एक जो ए हमारा वर्टेक्स है उसके अपोजिट में साइड क्या है, बीसी। तो बीसी का मिड पॉइंट है डी, तो एडी हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन। अपोजिट वर्टेक्स से मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन को मीडियन बोलते हैं, यानी कि एडी हमारा यहाँ क्या है बेटा, मीडियन। उसी तरह बी वर्टेक्स के अपोजिट में साइड है एसी, तो उसका मिड पॉइंट है ई। तो हमने एडी को ज्वाइन किया और बी को ज्वाइन किया। इन द सिमिलर वे सी वर्टेक्स के कोरेस्पोंडिंग ए बी है साइड, उसका मिड पॉइंट है एफ। तो ये तीनों जहां पे इंटरसेक्ट करेगा, नो डाउट एडी और बी का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसी से सी एफ पास होगा। तो ये जो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मीडियन मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीडियन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या बोलेंगे बेटा, सेंट्रॉइड जी। और सेंट्रॉइड की ये प्रॉपर्टी होती है कि सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। M2:1 में, मतलब AD को AG और GD 2:1 होगा, यानी द सेंट्रॉइड G डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1, दैट इज AG अपॉन GD। इन द सिमिलर वे BG अपॉन G इक्वल टू CG अपॉन GF, सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2/1। इसी कंसेप्ट का ये 2 है, ये 1 है, और D पॉइंट क्या हो जाएगा, BC का मिड पॉइंट है, तो D का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x2 प्लस x3/2 कॉमा इसका y कोऑर्डिनेट y2 प्लस y3/2। हमने लिखा नहीं है, नो नीड, प्रूफ करने की मैं बात बता रहा हूं। तो वहां से जब हम a का कोऑर्डिनेट पता है x1 y1, d का भी कोऑर्डिनेट पता है, तो सेक्शन फार्मूला का यूज करके हम लोग g का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। और जब फाइनली हम g का कोऑर्डिनेट निकालेंगे किसी भी ट्रायंगल के अंदर, सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है x कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाई 3, y कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाई 3। इट मींस x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये क्या हो जाएगा, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट। तो इस पे क्वेश्चन करने की हमने नहीं कराया आपको, आप इजीली निकाल सकते हो। आपको ए बी सी अगर किसी सेंट्रॉइड ट्रायंगल के वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दे रखा है तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट आप सिंपली निकाल सकते हो, x कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाई 3 एंड y कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाई 3। अब बेटा हम सेंट्रॉइड से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। क्या है वो प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल formed by joining the midpoints of sides is same as that of the centroid of original triangle. What does it mean? कोई हमारे पास बेटा ट्रायंगल है ABC और बेटा यहाँ BC का मिड पॉइंट है D, AC का मिड पॉइंट है E और AB का मिड पॉइंट है F। जब इस मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो जो ट्रायंगल आएगा, ओके, उस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड और ओरिजिनल ट्रायंगल का सेंट्रॉइड, दोनों का सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेम, कोइंसाइड करेगा। ओके, तो अगर क्वेश्चन में इस तरह से आ जाए कि हमको मान लो बेटा ABC का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और हमसे क्वेश्चन में बोला जाए फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल which is formed by joining the midpoints of the sides of a given triangle ABC। ओके, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, मैंने क्वेश्चन क्या बोला बेटा, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि आपको ABC का कोऑर्डिनेट दे रखा है और हमसे बोला जाएगा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल which is formed by joining the midpoints of sides of a original triangle ABC। तो ऑब्वियस सी बात है ABC का जो सेंट्रॉइड होगा वही क्या हो जाएगा, DEF का सेंट्रॉइड हो जाएगा। तो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल ABC इज सेम, दोनों का सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा बेटा, सेम।
और यहाँ पे बेटा ABC का जो एरिया होगा ये 4 इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। और ये थ्योरम आपने 9th के अंदर भी पढ़ा था, मिड पॉइंट थ्योरम के अंदर, और इस पे क्वेश्चंस भी आपने किया था एरिया रिलेटेड टू पैराबोलोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स के अंदर। ओके, तो वहाँ पे आपने प्रूव भी किया था। इस रिजल्ट का हम यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो हमसे पूछा जाए, मान लो ABC का कोऑर्डिनेट ना दे के DEF का कोऑर्डिनेट हमको क्वेश्चन में दे रखा है और पूछा जाए फाइंड द एरिया ऑफ ABC, तो क्या करेंगे, DEF का एरिया निकाल लेंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ABC का एरिया आ जाएगा। अब रही बात कि सर एरिया निकालते कैसे हैं, तो वो बाद की कंसेप्ट है, हम बाद में देखेंगे बेटा, वो बाद में आएगा कि किसी ट्रायंगल का एरिया विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसे निकालते हैं। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब ही होता है कि हम लोग जो हमारे पास जो लाइन ज्योमेट्री होता है, जो एंगल ज्योमेट्री होता है, उसका हम लोग स्टडी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एल्जेब्रा। और बेटा लेट G बी द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC, अगर G हमारा किसी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड है तो ये G को अगर हम वर्टेक्स से ज्वाइन करेंगे तो 3 ट्रायंगल बनेगा, और तीनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा बेटा, इक्वल। मीन्स व्हाट, एरिया ऑफ ट्रायंगल AGB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AGC। ओके, यहाँ पे सेंट्रॉइड को ज्वाइन करने से 3 ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा। ओके, इस पे क्वेश्चंस आप लोग खुद कर सकते हो, किस तरह का क्वेश्चंस आएगा, हम 1-2 क्वेश्चंस इस पे करा देंगे आपको बाद में। अभी हम लोग आगे देखते हैं बेटा कि सर्कम सेंटर क्या होता है। ओके, आपके 10th बोर्ड सिलेबस में सिंपल आता है, ट्रायंगल के वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट दे रखा है तो आपको सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट पूछेगा, या ट्रायंगल के साइड्स के मिड पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दे रखा है तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट पूछेगा। तो एक बच्चा तो क्या करेगा, प्रॉपर्टी पता है तो ओरिजिनल ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होगा और मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा उसका सेंट्रॉइड दोनों क्या करेगा, कोइंसाइड यानी कि इक्वल होगा। नहीं तो बच्चा क्या करेगा, पहले ABC का कोऑर्डिनेट निकालेगा जो कि लेंदी हो जाएगा। ऐसे हम निकाल सकते हैं ABC का कोऑर्डिनेट अगर मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है तो। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं बेटा हम लोग सर्कम सेंटर, जिसको हम लोग O से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, O से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सर्कम सेंटर होता क्या है बेटा, इसकी बात कर ले तो सर्कम सेंटर क्या है बेटा, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल ABC में साइड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे इंटरसेक्ट करता है, उसी इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग सर्कम सेंटर O बोलते हैं। दोबारा देखते हैं, किसी भी ट्रायंगल ABC के अंदर साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे इंटरसेक्ट करता है, उसी इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर O। जैसे यहाँ BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ऑब्वियस बात है AB भी इसी कॉमन पॉइंट से पास होगा और उसको हम लोग O बोलते हैं। अब रही बात कि सर कैसे निकालते हैं इसको, तो निकालने का सिंपल प्रोसेस है बेटा, मेथड फॉर फाइंडिंग द सर्कम सेंटर। तो ये थ्योरम आप 9th में भी पढ़े थे कि 9th के अंदर आप ज्योमेट्री के अंदर पढ़े थे कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से 1 एंड ओनली 1 सर्कल पास हो सकता है। अगर हमारे पास कोई 3 पॉइंट नॉन कोलिनियर है तो उससे एक ही सर्कल पास हो सकता है ना। तो 9th में आपने ऑलरेडी पढ़ा था, इसका हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से स्टडी करेंगे। कैसे करेंगे बेटा, हमारे पास कोई ट्रायंगल है ABC, तो हमने मान लिया हमारा सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट है O। तो ये सेंट्रॉइड का मतलब क्या है, सॉरी सेंट्रॉइड बोल रहा हूं, सॉरी फॉर दैट, सर्कम सेंटर O, यानी कि ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से पास हो रहा है, उस सर्कल का जो सेंटर होगा उसी सेंटर को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कम सेंटर O। तो यहां से OA, OB और OC तीनों का लेंथ इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये सर्कम रेडियस होगा जिसको हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं। OB इक्वल टू OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू R, ये हमारा सर्कम रेडियस है, कैपिटल R है ना। इसको सेंटर मान के, इसको वर्टेक्स मान के हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, है ना, ये सेंटर मान के और इसको रेडियस मान के जो A वर्टेक्स है, तो ये ऐसा सर्कल होगा जो ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से पास होगा। ऐसे ही सर्कल को हम लोग सर्कम सर्कल बोलते हैं और इसका जो सेंटर होता है उसको सर्कम सेंटर O बोलते हैं और रेडियस को सर्कम रेडियस बोलते हैं। तो हम लोग सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट बेटा कैसे निकालेंगे, इसकी बात करें तो हम क्या यूज करेंगे, यहाँ से OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC है, तो हमने क्या किया, OA स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला ले लिया, इक्वेशन नंबर 1। इन दी सिमिलर वे OB स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। OC स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। हमने O के कोऑर्डिनेट को x, y मान लिया, तो इस तीनों में से कोई भी दो को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट आ जाएगा।
सॉल्विंग एनी टू इक्वेशंस एंड वी गेट सर्कम सेंटर ओ एक्स कॉमा वाई। ओके, क्लियर है बेटा? तो हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं इस पे, ठीक है ना। उससे पहले थोड़ा सा एक नोट है, नोट को डिस्कस कर लेते हैं, फिर एग्जाम्पल पे चलेंगे। नोट नंबर 1 क्या बोल रहा है बेटा? इन इक्विलेटरल ट्रायंगल सर्कम सेंटर एंड सेंट्रॉइड आर सेम। अगर हमको पता है कि ट्रायंगल कैसा है इक्विलेटरल, तो उसका सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर दोनों कोइंसाइड करेगा और सेम रहेगा। देखो बेटा, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालना बड़ा आसान है, एक्स कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाई 3 कॉमा वाई कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाई 3, बट सेंट्रॉइड निकालना थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बट ईजी है ये भी। और सेकेंड नोट क्या बोल रहा है? इन राइट एंगल ट्रायंगल सर्कम सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। मीन्स व्हाट? राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट होगा वही हमारा क्या होगा? सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट। ओके, सर्कम सेंटर का क्या हो जाएगा? वो कोऑर्डिनेट। थर्ड पॉइंट क्या है बेटा? इन इक्विलेटरल ट्रायंगल एटलीस्ट वन कोऑर्डिनेट मस्ट बी इरेशनल नंबर। तो आप बोलोगे सर इक्विलेटरल ट्रायंगल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसे पहचाने? देख के ही पहचान जाओगे। वो कैसे बेटा? अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर, अगर हमको ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और उसमें से कोई भी कोऑर्डिनेट अगर इरेशनल नंबर नहीं आ रहा है ना, कोई मतलब ए बी और सी में से कोई भी कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट अगर इरेशनल नंबर नहीं है, तो ये 100% श्योर है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होगा। और अगर इरेशनल नंबर है, उसके ए बी सी के कोऑर्डिनेट में कोई एक कोऑर्डिनेट अगर इरेशनल नंबर है, तो वो चांसेस है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है। ये कंफर्मेशन नहीं है, बट मे बी, बट ये कंफर्म है कि अगर तीनों के तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट अगर हमारे पास इरेशनल नहीं है, तो वो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होगा। तो ऐसा एक ही ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसमें ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस में से एटलीस्ट एक वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट क्या होता है? इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन एक बार एनटीएससी में पूछा गया है कि किस ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट इरेशनल नंबर होता है। ओके, थोड़ा सा लैंग्वेज डिफरेंट होगा, बट थीम यही था। एग्जाम्पल में देखते हैं बेटा कि हम कैसे सर्कम सेंटर फाइंड आउट करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमने आपको सेंट्रॉइड का नहीं कराया, वो इजी, आप आसानी से कर सकते हो। इसको देखते हैं बेटा, उस पर मैं कुछ प्रॉब्लम्स बाद में कराऊंगा, सेंट्रॉइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, अच्छे प्रॉब्लम्स है, वो भी देखेंगे बाद में। पहले अभी इसको देखते हैं बेटा। फाइंड द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर a 5,-1, b -1,5 एंड c 6,6। कोई ट्रायंगल ए बी सी के तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो हमको बोला गया है सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट बताइए। तो सर्कम सेंटर को बेटा हमने ओ मान लिया, एक ट्रायंगल बनाया, ए बी सी कोऑर्डिनेट लिख दिया, इससे एक पास होगी सर्कल, इसके तीनों वर्टिसेस से उसका जो सेंटर है वो हमको निकालना है। तो ओ को हमने x, y मान लिया, यहाँ पे हमने यूज कर लिया OA² इक्वल टू OB² एंड OB² इक्वल टू OC²। क्यों इक्वल हुआ? क्योंकि ये क्या हो जाएगा? सर्कम रेडियस। ओके, अब ये 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। अब OA² डिस्टेंस फॉर्मूला से OA क्या होता है? अंडर रूट होगा ना बेटा, बट स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। OA² मतलब क्या? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड A का स्क्वायर, तो अंडर रूट हट जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा? x -5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस इंटू -1 यानी कि +1, y +1 का होल स्क्वायर इक्वल टू OB में x -+1, तो x +1 का होल स्क्वायर प्लस y -5 का होल स्क्वायर। हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं OA एंड OB में। स्क्वायर है तो अंडर रूट लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा। ऐसे भी डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी में अंडर रूट आता है ना बेटा, तो स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा। इस होल स्क्वायर को ब्रेक करो तो x² -10x + 25, ये y² + 2y + 1। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट x = y। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग क्या करेंगे? 2 में OB² = OC² करेंगे, OB² = OC² करेंगे, तो OB² = OC² करेंगे तो OB क्या आ जाएगा बेटा? अगेन x + 1 का होल स्क्वायर। यहां पे देखते हैं बेटा, ये देखो आप OB², O है x, y और B है x -1, सॉरी -1,5, तो क्या हो जाएगा? OB² x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y -5 का होल स्क्वायर, और OC² क्या हो जाएगा? x -6 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे बेटा? सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो वी विल गेट 7x + y = 23, और 7x + x = 23 y, बिकॉज फ्रॉम थर्ड x = क्या है? y।
तो यहाँ से 8x इजकल टू 23 आ गया, तो x इजकल टू क्या होगा 23/8। और हमने इक्वेशन नंबर 3 से देखा था x और y इक्वल है, मीन्स सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 23/8, 23/8। तो ये आपको समझ में आया बेटा कि हम लोग सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। ओके, क्लियर है बेटा। अभी हम लोग आगे देखते हैं बेटा, जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है और ये लास्ट सेक्शन है आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हेल्प से किसी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। देखो बेटा, मान लो हमारे पास लेट a x1 y1 b x2 y2 एंड c x3 y3 बी द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल abc। कोई ट्रायंगल abc है जिसके तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दे रखा है। देन इट्स एरिया इज गिवन बाय द फॉर्मूला एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू मॉडुलस। ये क्या है बेटा, मोड का सिंबल है। मोड का सिंबल क्यों, क्योंकि एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता। मान लो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू सॉल्व करने पर अगर निगेटिव भी आती है तो क्या मान लेंगे, पॉजिटिव। मोड उसको क्या बना देगा, पॉजिटिव। और ये क्या होता है बेटा, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। एक बार और देखते हैं फॉर्मूला, इसका डेरिवेशंस भी है ना, बट हम डेरिवेशंस पे नहीं जा रहे, डायरेक्ट फॉर्मूला देख रहे हैं। x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस 1 2 3 2 3 1 प्लस 3 1 2, ऐसा है। x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। और बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ही नहीं, एरिया ऑफ एनी पॉलीगन, कोई भी रेगुलर पॉलीगन है हमारे पास, रेगुलर हो ये, कोई भी हमारे पास पॉलीगन है जिसके सारे वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट अगर हमको पता है तो विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम उसका एरिया इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। उसको हम लोग बेटा नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और वहां से ये भी देखेंगे। अगर ये आपको ध्यान रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं इसका शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा कि कैसे उसको ध्यान रखना है। ओके, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो बेटा सबसे पहली बात ये है, इसमें एक चीज और है, अब इसमें किस किस तरह का प्रॉब्लम्स आता है, ये प्रॉब्लम्स भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने का भी एक सिंपल सा एग्जांपल समझ लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। ओके, यहाँ पे एक नोट में हमने पॉइंट्स लिखा है, पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 0। अगर हमारे पास कोई पॉइंट है ए बी और सी और तीनों के तीनों पॉइंट क्या है बेटा, कोलिनियर है। कोलिनियर कहने का मतलब एक ही लाइन पे है। जब एक ही लाइन पे है तो कोई ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा। जब ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा तो एरिया क्या हो जाएगा बेटा, 0। ट्रायंगल का फॉर्मेशन होने के लिए एटलीस्ट 3 में से कोई एक पॉइंट, 2 पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, नॉन कोलिनियर, तभी ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा। अगर पॉइंट्स कैसा आ गया, कोलिनियर, तो हमारे पास ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा। ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा मीन्स क्या हो जाएगा, उसका एरिया 0। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट बात यह भी निकल कर आती है बेटा कि जैसे कोई 3 पॉइंट कोलिनियर है या नहीं, तो हम क्या कर लेंगे, उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर लेंगे एबीसी की मदद से। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल नॉन जीरो आता है तो मतलब वो कैसा है, नॉन कोलिनियर। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आता है मतलब वो कैसा है, कोलिनियर। जो पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से चेक करते थे कि पॉइंट कोलिनियर है या नहीं, अब हम उसको इजिली विद द हेल्प ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल भी हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये हमारा गिवन पॉइंट्स एबीसी कोलिनियर है या नहीं। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ गया तो कोलिनियर, नॉन जीरो आ गया मींस नॉन कोलिनियर। ओके, तो हमारे पास ए पॉइंट है x1 y1, b है x2 y2 और c है x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 होता है। इसको आप राइट डाउन कर ले बेटा अच्छी तरीके से। खैर मैं इसका शॉर्ट मेथड्स भी बताऊंगा, ट्रायंगल का ही नहीं, क्वाड्रिलेटरल है ना, कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल हो, पॉलीगन हो, है ना, ऑक्टागोन, हेक्सागोन, किसी का भी हम लोग एरिया निकाल सकते हैं, है ना। ओके, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते बेटा समझने के लिए। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हुज वर्टिसेस आर a 6,3 b -3,5 एंड c 4,-2। तो बेटा यहाँ x1 के जगह 6 है, y1 के जगह 3 है, x2 -3, y2 5, x3 4 और y3 -2 है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होता है बेटा, हाफ इंटू मॉडुलस ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। x1 की जगह क्या है 6 इंटू y2 माइनस y3, y2 क्या है 5 माइनस y3, y3 की जगह क्या है -2, तो माइनस इंटू -2 प्लस x2, x2 की जगह क्या है बेटा -3 इंटू y3 माइनस y1, तो y3 क्या है बेटा -2 माइनस y1 यानी कि 3 प्लस x3 क्या है 4 इंटू y1 माइनस y2, y1 क्या है 3 और y2 क्या है बेटा 5, तो -5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 + 2 7, 6 जा 42 और ये हो जाएगा -5 इंटू -3 प्लस का 15
और ये 3 - 5 -2 × 4 -8 सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट 49/2 स्क्वायर यूनिट्स एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल पे बेस्ड बहुत तरह के प्रॉब्लम्स बनते हैं। किस किस तरह के प्रॉब्लम्स बनते हैं ये हम लोग बेटा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अभी आपका ये है कि जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही है उसको आप सिंसियरली वॉच करें और सारी चीज़ों प्रॉपर नोट्स उसका बनाएं और उसको 1-2 बार रिवाइज करें। इस पे जो प्रॉब्लम्स आपको कराया जा रहा है उसको ढंग से समझे। इस पे बेस्ड हम कुछ और नए प्रॉब्लम्स भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और आपको DPP भी नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड किया जाएगा। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू बेटा।